नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो 5 बजे का प्राइम टाइम पूछता है इंडिया। बात करेंगे पड़ोसी मुल्क की। पाकिस्तान से तीसरे दौर की शांति वार्ता भी फेल होने के बाद अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव चरम पर है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को खुली धमकी दे डाली। अफगानिस्तान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान जंग चाहता है तो वो भी तैयार है। इस बीच अफगानिस्तान के करदार प्रांत में पाकिस्तान की सेना के हमले के बाद ऐसी अटकलें तेज हो गई कि दोनों देशों के बीच में फिर से जंग छिड़ सकती है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ लगातार अफगानिस्तान को जंग की खुली धमकी दे रहे हैं। अब अफगान सरकार ने कड़े शब्दों में बयान जारी करके पाकिस्तान को आड़े हाथों ले लिया। अफगान सरकार का मानना है कि पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव और अड़ियल रवैया, इसी की वजह से शांति वार्ता अनिश्चित दौर में चली गई है। अफगानिस्तान ने सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। जी हां, चेतावनी बाकायदा अब ये दे दी गई है कि अगर पाकिस्तान नहीं माना तो उसके आने वाले दिन और भी ज्यादा मुश्किल में पड़ते हुए नजर आने वाले हैं। अफगानिस्तान पहले ही ये सीधे धमकी दे चुका है कि वो किसी भी शर्त पर पाकिस्तान के सामने अपने, ये कहा जाए, घुटने नहीं टोकेगा। अफगान सरकार ने कड़े शब्दों में बयान जारी किया है, पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। सरकार का मानना है कि पाकिस्तान का जो बर्ताव रहता है, अड़ियल रवैया रहता है, उसी वजह से शांति वार्ता बार बार अनिश्चित काल में जाती है। अफगानिस्तान का सख्त रुख साफ तौर से नजर आया। पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वो किसी तीसरे देश के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा, ना ही अपनी संप्रभुता और आजादी पर आंच आने देगा। अफगान सरकार किसी भी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देने का वादा करते हुए कहता है कि अपने लोगों और जमीन की रक्षा करना उसका इस्लामी और राष्ट्रीय कर्तव्य है। तालिबान ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के मुस्लिम उसके भाई हैं, लेकिन वो अपनी हदों में रहकर ही सहयोग कर सकता है। तालिबान ने अपने अंदरूनी सुरक्षा मामलों में दखल की पाकिस्तान की कोशिश को यह कहते हुए सिरे से खारिज कर दिया कि वो इस्लामाबाद के लिए पुलिस एजेंट के तौर पर काम नहीं करेगा। वो कोई भी ऐसा वादा नहीं करेगा जिनका इस्तेमाल विदेशी दखल को सही ठहराने के लिए किया जा सके। आपको बता दूं कि कतर और तुर्की अब उसकी पहल पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुलह की 3 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन 3 राउंड की बातचीत के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। दरअसल इस्लामाबाद चाहता है कि अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी आतंकवादी, खास करके तहरीक-ए-तालिबान यानी टीटीपी, पाकिस्तान और उससे जुड़े नेटवर्क को निर्णायक रूप से खत्म किया जाए। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सीधे सीधे पाकिस्तान अफगानिस्तान पर सवाल डाल देता है। अब इसीलिए बार बार तमाम सवाल खड़े होते हैं। सवाल बार बार खड़े होते हैं कि क्या ये पाकिस्तान का ही अड़ियल रवैया है जिसकी वजह से अभी भी शांति वार्ता नहीं सफल हो पाती। सवाल ये भी है कि क्या दोनों देश अब युद्ध के करीब पहुंच गए हैं। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान युद्ध चाहता है, जैसा बड़ा दावा अफगानिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि अगर युद्ध हुआ तो समझिए कि आखिर कितना बड़ा नुकसान होगा। नुकसान होगा किसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा? अपने आप में ये तमाम बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में बार बार आते हैं। और बार बार अफगानिस्तान की तरफ से ये बड़ा दावा किया जाता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को हल्के में ना आके, वो बार बार ये बड़ा दावा करता है। पाकिस्तान की सेना तालिबान के लड़ाकों को हल्के में ना आके, वो बार बार ये कहते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। उनका कहना है कि वही तालिबान के लड़ाके हैं जिन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर के सैनिकों को भी पीछे खदेड़ दिया। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त पाकिस्तान और तालिबान एक साथ हुआ करते थे, लेकिन अब देखिए, अब जिसके साथ में उन्होंने जंग लड़ी, अब वो सीधे दूर दूर जा चुके हैं। अब दोनों के बीच में ही एक बहुत बड़ा गैप नजर आने लगा है। करेंगे चर्चा, मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल जुड़ रहा है उनसे हम करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी फिलहाल जुड़ रहे हैं। कर्नल संजीव, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ सर कि 3 बार की वार्ता और तीनों बार ये वार्ता विफल रही, बेनतीजा रही। मतलब बेनतीजा मुझे लग रहा है वो विफल कहना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अफगानिस्तान कहता है कि ये पूरी विफलता के पीछे, या फिर अगर ये फ्रूटफुल नहीं है तो उसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल है।
थैंक यू नैना जी। नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। जी सर। मैं थोड़ा सा इसको रिवर्स में शुरू करता हूं। देखिए, ये वार्ता विफल इसलिए हो रही है कि मुनीर नहीं चाहता वार्ता सफल हो। हम्म। मुनीर के इंटरेस्ट है, हम्म। क्योंकि मुनीर के इंटरेस्ट ये है कि जो वो पैसा लेके आए हैं, जो उनके सो कॉल्ड बहुत सारे बैंक खातों में शायद आ गया हो और अमीर बन गया हो, हम्म। जो अमेरिका ने उनको दी है, वो हम्म। अमेरिका उसका सूद वसूलेगा मैम। हम्म। वो अमेरिका उसका इंटरेस्ट लेगा पूरा अच्छी तरह से। जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने किया है, हम्म। उसका डिविडेंड भी तो वो अमेरिका काटेगा ना। खैर, बिल्कुल। ये हुई बड़ी बात। अब मैं आता हूं इसके माइक्रोज पे। अब माइक्रोज पे अगर आने के लिए बात करें, तालिबान का कहना यह है कि पाकिस्तान की हर्डल्स है, पाकिस्तान की शर्तें हैं जो बार बार आड़े आ रही हैं। पाकिस्तान हर बार एक नई शर्त लेके आ जाता है जो कि हमको मान्य नहीं है। पहली बात तो तालिबान बात नहीं करना चाहता, ड्यूरेंट लाइन पर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका मानना है कि ड्यूरेंट लाइन ठीक है, उस जमाने में अंग्रेजों ने जो किया, वहां की पब्लिक के ऊपर कोई वश उनका लोकल पब्लिक का इतना सही नहीं था। तो पाकिस्तान के जो उस टाइम का नॉर्थ ईस्ट फ्रंट की जो बॉर्डर लाइन था, ड्यूरेंट लाइन एक काल्पनिक लाइन, वो उसको काल्पनिक ही मानते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई हमारे लिए लाइन है ही नहीं, बॉर्डर नहीं है। यही देखिए, अब जब दोहा में उन्होंने एक जॉइंट डिक्लेरेशन में ये लाइन डलवाने की कोशिश की थी, द बॉर्डर बिटवीन टू फ्रेंडली कंट्रीज, तो तालिबान इस बात पर अड़ गया था कि आप इस लाइन को हटाइए, और कतर को उस लाइन को हटाना पड़ा था। अब बात आते हैं दूसरी बात के, आज की हालत में जो 3 राउंड हो चुके तुर्की पर, और ये तुर्की इसको क्यों चाह रहा है कि आप इसको देखिए, तुर्की, चाइना, कतर, सऊदी अरब, सब लोग ये चाहते हैं कि यहां पे इन दोनों के बीच में पीस डील हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के मुनीर साहब नहीं चाहते कि पीस डील हो और वहां पे शांति आए, क्योंकि कहानी है कि मुनीर साहब का वर्चस्व ही लड़ाई के ऊपर है। मुनीर साहब का अस्तित्व ही वहां पे जितनी अशांति पूरे इसमें रहेगा, चाहे इंडिया के खिलाफ रहे, चाहे पाकिस्तान उनके खिलाफ, पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ एक्टिव रहे, उनका तो पूरा जस्टिफाई ही होता है। अभी देखिए, कल ही शायद एक अमेंडमेंट उनके कॉन्स्टिट्यूशन में शायद प्रपोज है या हो गया है, वो मिलिट्री उस पर अपडेटेड नहीं हूं। वो यही कहता है कि उनको ही लाइक हमारे यहाँ पे जो सीडीएस साहब हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसकी तर्ज पे उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज उनको बनाया है। देखिए, मैं आपको याद होगा मैम, मेरा एनालिसिस पिछले 1 महीने से ये चल रहा है कि अल्टीमेटली स्लोली स्लोली एक एक कदम उस राह पर जा रहा है, जब आसिफ मुनीर वहां के सीईओ ऑब्लिक प्रेसिडेंट ऑब्लिक व्हाट्स ओवर अपॉइंटमेंट दे कॉल इट, वो उस पर जाने ही जाने हैं। और ये सब लोग हैं, ये जो आपके प्रेसिडेंट, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वहां के आज के, नवाज साहब, मुझे नहीं लगता ये अपना पूरा टेन्योर भी कर पाएंगे। और ये डील नहीं हो सकती, क्योंकि जब अफगानिस्तान पूछता है कि आपकी ड्रोन पॉलिसी बताइए, आपकी पॉलिसी में हमें गारंटी दीजिए, एयर स्ट्राइक्स के अगेंस्ट में गारंटी दीजिए, वहां पर टीटीपी करती है कि जो तुम्हारा ही पाला हुआ सांप है, आप उसके खिलाफ पूरी अफगान जनता को पनिश करने पर आ जाते हो। तो इसके ऊपर मुनीर की तरफ से कोई भी एश्योरेंस या गारंटी की बात तक नहीं की गई। तो इसलिए जी, तो ऐसे बहुत से हार्ड लाइन पॉइंट्स हैं जहां पर तालिबान बिल्कुल नेगोशिएट नहीं करना चाहता, और वो पाकिस्तान से एश्योरेंस ऑब्लिक गारंटी चाहता है। अब गारंटी को तो एश्योर भी करने के लिए तैयार नहीं है वहां के लोग। बल्कि अगर आप देखेंगे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ दिन पहले जब काबुल में बात करके आए थे, ये हॉस्टिलिटी शुरू होने से पहले, तो वो बात तो सब करके आ गए। फिर आके पाकिस्तान ने उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि देखिए, आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू टेक फाइनल डिसीजन। तो फिर आप गए क्यों? आप करते क्यों ये डिसीजन? क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल गो आएगा रावलपिंडी से, इस्लामाबाद नहीं आएगा। तो रावलपिंडी से जो फाइनल गो है वो नहीं आने वाला है, क्योंकि वहां पे जो बॉस बैठे ना रावलपिंडी के, वो चाहते नहीं कि ये हॉस्टिलिटी रुके। और सर, यही तो बात है कि इसमें इसके हालांकि प्रोज एंड कॉन्स दोनों तरफ से बखूबी समझा भी जा रहा है। मेरे साथ पाकिस्तान से पत्रकार मोहम्मद बिलाल शफीक भी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हुए इस चर्चा में। और मेरे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल मनोज कुमार जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं अब रुक करना चाह रही हूँ जल्दी से मोहम्मद बिलाल आपका। मोहम्मद बिलाल, 3 बार की वार्ता, और 3 बार की वार्ता में कई अलग अलग दिन जो है वो चर्चा हुई, लेकिन फिर भी वो फ्रूटफुल नहीं निकली, वो वार्ता फेल होती हुई नजर आई। और अब तो दोनों तरफ से ऐसे धमकियां और ऐसी बातचीत होती है, ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को खत्म करके ही मानेंगे। बात कहां पर अटक रही है? और अब तो तालिबान पाकिस्तान को सीधे धमकी देता है, पाकिस्तान तालिबान को धमकी देता है, अफगानिस्तान को धमकी देता है। देखिए, अब आपने जिस तरह, ये जो आपके गेस्ट हैं, रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं, जितना आपने इनको टाइम दिया, आप मुझे इसका 1/3 दे दीजिएगा, और बीच में टोकिएगा मत। पहली तो बात ये है, जिस तरह आप उनकी तारीफ कर रही है ना तालिबान की, कि उन्होंने अमेरिका को भी शिकस्त दी, उन्होंने यूएसएसआर को भी शिकस्त दी,
हमें तालिबान से खतरा नहीं है। तालिबान से असल खतरा तो आप लोगों को होना चाहिए। आपको खतरा है, वो आप लोगों को ना खत्म कर दें, क्योंकि वो महिला के, जो आपके हिंदी में महिला कहते हैं अगर मैं गलत नहीं हूं, वो सबसे ज्यादा सख्त खिलाफ इस खित्ते में इस चीज के कि खवातीन जो है वो मीडिया पर या आम लोगों में या मेल फीमेल इंटरेक्शन से दूर रहे। तो सबसे ज्यादा जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ना, वो आपको होना चाहिए। पाकिस्तान मोहम्मद बिलाल वो अपनी सरकार वहां चलाते हैं, वो इंडिया में उनका कोई रोल ही नहीं है। और सुनिए हमें उनसे इसीलिए खतरा नहीं है क्योंकि हम तो आपसे नहीं डरे, तो उससे क्यों डरेंगे? वो तो आपके प्रॉक्सी एक तरह से रहे हैं। बीबी बात सुनो, वो कहते हैं हमने पूरी दुनिया में जो महिला टीवी के आगे मेकअप शेकअप लगा के आ जाती हैं, जो मेल फीमेल इंटरेक्शन होती है, ये सब जो है ये खिलाफ है, ये उनका कल्चर का हिस्सा था कि मेरा जो मजहब है ये वो इस्लाम में उसको नहीं मानते ना। हमारे यहाँ सनातन में तो सब मानते हैं, हम तो अपने रूल्स पे चलते हैं भाई। नहीं, मैं वैसे आपको मेरी बहन बता रहा हूँ, आपको उनसे ज्यादा खतरा होना चाहिए। बाकी जहां तक पाकिस्तान की बात है, अब मैं उस पर आ जाता हूँ, मेरी बात जरा सुन लीजिए। बेसिकली इस वक्त डायलॉग चल रहे हैं और डायलॉग की कोई सर्टेन लिमिट नहीं होती। अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस या ग्लोबल पॉलिटिक्स के फंडामेंटल से आपको कोई टू सम एक्सटेंट भी आगाही हो, आपको उसका नॉलेज हो, डायलॉग इट में टेक टाइम्स। डायलॉग में अगर ये आपके रिटायर्ड कर्नल साहब हैं, ये बैठे हैं ना, ये कहते हैं जी कि ये जो है ये मुनीर का असल इंटरेस्ट है, मुनीर जो है वो नहीं चाहता डायलॉग कामयाब हो, क्योंकि मुनीर को अमेरिका से पैसे आते हैं। मेरा ख्याल है इन्होंने रात फिर कोई बॉलीवुड की मूवी देखी है। मुनीर का इंटरेस्ट इसमें नहीं है, इसमें जो इंटरेस्ट है वो इंडिया का है कि डायलॉग कामयाब ना हो, क्योंकि इंडिया जो है, मेरी बात सुन लीजिएगा, इंडिया जो वो अभी चाहता है कि चंद हजार जो दहशतगर्द हैं उनको फंड किया जाए और पाकिस्तान को वेस्टर्न बॉर्डर से डिस्टर्ब किया जाए, ये इनका जवाब है। अब आ गई अगली बात, मैं लास्ट बस इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगली बात, ये जो फौज बैठ के कह रहे हैं ना कि वो ड्यूरल लाइन को नहीं मानते, क्योंकि वो कहते हैं जी अंग्रेजों के दौर में थी। तो फिर इनकी बात अगर हम इनकी इस मुद्दे को ले लें, तो फिर कश्मीर की जो लाइन है ना, जो आपने लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो पाकिस्तान का कश्मीर आप लोगों के कब्जे में है, तो फिर हम भी उसे नहीं मानते। अगर आपको आज तालिबान की इतनी फिक्र है ना, क्योंकि वो ड्यूरल लाइन है, वो अंग्रेजों ने बनाई है, तो ये जो कश्मीर लाइन जो आप लोगों ने बनाई है, जो आधा हमने ले लिया था, इसमें जो दूसरी तरफ आबादी है जिसपे आप रेफरेंडम नहीं करवाते, जिसपे आप प्लेबिसाइड नहीं करवाते, आप आज उधर करवा दें, आपको पता लग जाएगा वो कश्मीर आपके साथ रहता है कि नहीं। आर्टिकल 370 तो आपने रिवोक कर दिया, बाय फोर्स आप वहां मौजूद है, तो आपके ज्यादा मसले। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम तालिबान का ये क्लेम मान लें कि जो ड्यूरल लाइन जो है वो फेक है, वो पख्तूनिस्तान के या उस स्पिरिट के खिलाफ है कि वहां पर पश्तून है तो सब होना चाहिए, तो फिर तालिबान को ये चाहिए कि जो अफगानिस्तान में उज़्बेक है, जो ताजिक है, जो तुर्कमैन है, उनके साथ जहां जहां उनके बॉर्डर लगते हैं, तो उज़्बेक को फिर जहां उज़्बेक की कम्युनिटी है, जहां उनकी मेजोरिटी है, वो उज़्बेकिस्तान को इलाका दे दे, जहां ताजिक है वो इलाका ताजिकिस्तान को दे दे, जहां तुर्कमैन है वो तुर्कमानिस्तान को दे दें, और फिर वो जितनी मेजोरिटी या माइनॉरिटी में रह जाएंगे, वो तो फिर माइनॉरिटी में है। हमारे पख्तूनख्वा में ज्यादा पख्तून है एज कम्पेयर टू अफगानिस्तान, तो फिर उनको हमारे अंदर अमलगमेंट होना पड़ेगा, रादर देन कि हम उन्हें अपना हिस्सा दें। ये मैं लॉजिकल, टेक्निकल और डिप्लोमेटिकली, लीगली अंडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन बात कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, आई हैव डन। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपने जितना आप रट कर आए थे, या आपके अंदर का जितना गुब्बार है, आपने एकदम सब पूरी तरह से उसको रिलीज कर दिया। वेल, मैं आपको अब वैसे मैं जल्दी से मनोज जी का रुख करूं, लेकिन इस बीच आपने जो बहुत से कुछ मिस फैक्ट्स भी पेश करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैंने आपको नहीं टोका। मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर रही बात अफगानिस्तान और तालिबान की भारतीय महिलाओं को या मुझे खतरा होने को लेकर, तो मैं आपको बता दूं, जब अफगानिस्तान के यहाँ के जब विदेश मंत्री भारत आए ना, तो पहले दिन तो नहीं, लेकिन दूसरे दिन उन्हें महिला पत्रकारों का सामना करना पड़ा। यह हिंदुस्तान है सर, यह हिंदुस्तान अपनी शर्तों पे चलता है। बिलाल साहब सुनिए, हिंदुस्तान अपनी शर्तों पर चलता है, हमें किसी के कोई दबाव की जरूरत नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप जैसे भी या अमेरिका जैसे भी अगर फेक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी आंखों में आंखें डालकर ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि सॉरी सर, यू आर लायर, आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। मैं मनोज जी का रुख करना चाह रही हूँ। कर्नल मनोज,
जल्दी से जिस डायलॉग की बात जो करे, अरे अब सुन लो मोहम्मद बिलाल, जब आपकी बारी थी तो आपको पूरा वक्त दिया ना मैंने बिना इंटरप्शन किया। मनोज जी का से मैं सेंसिबल जरा बात कर लेती हूँ। मनोज जी जिस डायलॉग की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों ने तो बहुत बखूबी चीजों को, सिस्टम को अच्छे से जानते हैं। हम लोग तो जब खबरों में या फिर जो हम लोग पढ़ते हैं उसके अनुसार है। प्रैक्टिकल नोट पे जरा समझाइएगा, जब दो देशों के बीच में तनाव है, युद्ध है, जब युद्ध विराम की बात होती है तो क्या वो ये होता है कि हाँ अभी जो सिचुएशन चलने देते हैं, आने वाले 15 दिनों के बाद से युद्ध विराम होगा, तब तक कत्लेआम मचाते रहो, ऐसा होता है क्या? इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब यहां पर दोनों तरफ से, दोनों सेना प्रमुखों की तरफ से अगर सीज फायर की अगर बात हुई तो उसी रूप में चीजों पर पाबंदियां लगी ना, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ में क्या डायलॉग इतना लंबा खींचेगा सीज फायर पर तय होने के लिए? देखिए, यहाँ पे दो चार बातें जो बिलाल साहब ने कही उसको भी मैं क्लियर कर दूं। ये बिल्कुल क्लियर है कि डोरंड लाइन जो है अनायास ही अंग्रेजों द्वारा खींच दिया गया था, क्योंकि अफगानिस्तान को जब ग्रेट पावर गेम चल रहा था 1919 के आसपास इंग्लैंड और रशिया के बीच में, तो उस टाइम अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह यूज करने की कोशिश की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इसीलिए उन्होंने उनको इंडिपेंडेंटली रूल करने के लिए दे दिया उनके अमीर को, जो अफगानिस्तान में उस टाइम अमीर थे, क्योंकि उससे पहले भी ब्रिटिश अफगान वॉर्स हो चुके थे और इनको मालूम था ब्रिटिशर्स को कि ये जो ट्राइबल एरियाज हैं इनको ये कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे। और इसलिए अगर आपको याद हो, जो फाटा का इलाका है, अफगानिस्तान है, ये सब अंग्रेजों ने इस पे छेड़खानी नहीं की। वहां उनको सेल्फ रूल जो उनका था, ट्राइबल रूल चल रहा था, उसको चलने दिया। ये 1893 की बात है और उस टाइम किसी की रजामंदी नहीं मांगी गई कि ये लाइन यहां से अफगानिस्तान शुरू होगा और ये पाकिस्तान इधर होगा। वो तो अपने कन्वीनियंस के लिए ब्रिटिशर्स ने किया था डोरंड लाइन का उपयोग। अब जब अभी बारी आई है अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान बहुत क्लियर है कि बहुत सारे पख्तून लोग जो हैं पाकिस्तान के इलाके में रहते हैं और इस पर अपना वो हक जमाता है और ये वाजिब भी है, क्योंकि ये लाइन जब खींची गई तो किसी से कोई बातचीत तो हुई नहीं थी। तो ये कह देना कि इस पर उनका हक नहीं है, ये गलत है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के इन इलाकों पे जो कोशिश कर रहा है, उनको ये लग रहा है कि जिस प्रकार से भारत ने उनके साथ मुकाबला किया और जिस तरह की शर्तें रखी, जैसा भारत ने कहा कि अगर कोई टेररिस्ट अटैक भारत के क्षेत्र में होगा तो पाकिस्तान को जिम्मेदार माना जाएगा, तो इसी प्रकार की का लहजा उन्होंने इस्तेमाल किया अफगानिस्तान के साथ। और उनको ये भी लगा पाकिस्तानियों के अफगानिस्तान में चूंकि कन्वेंशनल फोर्सेस नहीं है, डिफेंस फोर्सेस नहीं है, तो उन पर आसानी से ये जोर जबरदस्ती कर लेंगे। उनको नहीं मालूम है और इसीलिए उन्होंने, उनके नजीबुल्लाह नबी साहब ने, उनके एक मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तानियों को याद दिलाया कि इतिहास पढ़ लीजिए, कोई भी हमारे पर हमें शिकस्त नहीं कर पाया है। तो इस लिहाज से पाकिस्तानियों को सोच समझ के अपने फैसले लेने होंगे और ये बहुत घड़ी जो है इनके लिए नाजुक है। न केवल खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है आप देख लीजिए, जिस प्रकार से वहां पे ट्रेनों को अगवा किया गया, जिस प्रकार का कत्लेआम बीएलओ ने मचाया है, जिस प्रकार से बीएलओ ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया विदेशी सरजमी से, तो ये जो हालात चल रहे हैं अभी पाकिस्तान के, बहुत गहराते जा रहे हैं। और लेकिन मनोज जी उसमें भी बात ये कि बिलाल साहब मानेंगे नहीं ना, बिलाल साहब को लगेगा ना 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 बलूचिस्तान या केपीके में तो सब बिल्कुल ठीक है और वहां पर कुछ भी दिक्कत हो जाएगा इंडिया को सीधे सीधे, वो इंडिया से उनका इतना प्रेम है कि वो हर चीज में उनको इंडिया नजर आएगा, हर चीज में। बिलाल साहब से ये भी पूछिए ना पीओके में क्या हो रहा है, इनको मालूम है, बखूबी मालूम है, लेकिन ये भारतीय प्रेस में और हमारी मीडिया में कुछ नहीं बताना चाहेंगे। इनको कुछ भी सीक्रेट नहीं है जो पीओके में चल रहा है, जिस प्रकार का सरकार के विरोध में वहां लोग उठ खड़े हुए हैं और जिस प्रकार की उन्होंने खुशहाली हमारे कश्मीर में देखी है, हम जम्मू एंड कश्मीर में, उससे वो कितने जलते हैं, उनको मालूम है कि उनको दोयम दर्जे का सिटीजन माना जाता है पीओके के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इटसेल्फ। और जहां तक जो आटा, दाल, चावल, इन सब चीजों की वहां इतनी कमी है, तो ऐसे हालात में अब देखिए, और क्या, अभी हाल में खबर ये भी आई है 50,000 करोड़ रुपए इन्होंने बोला है सभी स्टेट, जो चारों इनके जो प्रांत हैं, उनको उन्होंने बोला है वापस करिए, हमारी देश की सुरक्षा के लिए हमें ये पैसा चाहिए। जो गवर्नमेंट उनको एलोकेट करती है, सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, उनमें से 50,000 करोड़ रुपए इन्होंने वापस मांगे कि अभी जो हमारे हालत है बॉर्डर पे, बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर पे, वो नाजुक है, इसके लिए हमें एडिशनल पैसों की जरूरत है।